हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे सिलेबस एनालिसिस का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीलिम्स सिलेबस एनालिसिस। तो उसके बाद ऑब्वियसली ये हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें कि थोड़ा सा एग्जाम को हम समझेंगे, ज़्यादा भी इतना डीप में नहीं जाएंगे। कई बार हम इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर देते हैं रिगार्डिंग सिलेबस और PYQs कि हमें लगता है कि हम अगर एक परफेक्टली इसका एनालिसिस नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी। ऐसा भी नहीं होता, जस्ट एक मोटा आइडिया होना चाहिए, इतना भी डीप नहीं जाना है। जैसे कि मार्केट में बहुत सारे मॉड्यूल्स आते हैं, बहुत सारे समरी आती है, बहुत सारे एनालिसिस आते हैं जिसमें बहुत डीपली समझाया जाता है। उतना भी नहीं करना है, पर थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए हमें। क्यों आइडिया होना चाहिए? देखिए, क्योंकि जो प्रीलिम्स का सिलेबस है बहुत छोटा सा लगता है, राइट। अगर आप देखेंगे जस्ट 7 लाइन्स हैं, 7 कंपोनेंट्स हैं बेसिकली। अगर मेजर सब्जेक्ट्स की हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली सारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं प्रीलिम्स में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, उसके बाद थोड़ा जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स। तो ऑब्वियसली लगने में तो काफ़ी छोटा लगता है सिलेबस, बट इतना छोटा है नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए भी आपको काफ़ी डीप में पढ़ाई करनी पड़ती है। प्रीलिम्स आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड होता है बिकॉज प्रीलिम्स में ही ज़्यादातर बच्चे बाहर होते हैं। बेसिकली अगर मेजर सब्जेक्ट्स की हम बात करते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली प्रीलिम्स में आपका वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आता है, वो मेंस में आता है। तो यहाँ पे सिर्फ इंडिया की हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट, ऑब्वियसली जो मूवमेंट्स हुए थे अलग अलग लीडर्स के थ्रू अलग अलग फेजेस में, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स हुए थे, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका नेशनल इंपॉर्टेंस है जिनका, और कई हैं जो थोड़ा रीजनल लोकल बेसिस पे हुए थे। तो उसमें भी हमें बड़े ध्यान से उन मूवमेंट्स को पढ़ना है। उसके बाद ऑब्वियसली ज्योग्राफी। देखो यहाँ पर क्या है, इंडिया एंड वर्ल्ड। अब ध्यान ये रखना है जो वर्ल्ड की ज्योग्राफी है ऑब्वियसली, जैसे कि कुछ नेचुरल फिनोमेना होते हैं, और जैसे कि स्पेशली अगर मैपिंग से रिलेटेड बात करें, फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा हमें फोकस करना पड़ता है। हालांकि अभी डिटेल में बताऊंगा, ऐसे मत सोचो कि यहीं पे मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा और डिटेल में मैंने आगे PPTs रेडी कर रखी हैं। ऑब्वियसली फिजिकल, जैसे मैंने कहा, सोशल, इकोनॉमिक, ऑब्वियसली आज की डेट में ग्लोबलाइजेशन का एरा है, तो सारी जो इकोनॉमीज है इंटीग्रेटेड हैं, तो ऑब्वियसली वो एक पर्सपेक्टिव होता है हमारा ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। ऑब्वियसली इंडियन पॉलिटी वेरी सिंपल, सबको पता है कहाँ से पढ़ना है, बट ये है कि इंडियन पॉलिटी में ऑब्वियसली जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, अलग अलग जो हमारे जो ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, फिर अमेंडमेंट्स, आर्टिकल्स, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, एवोल्यूशन, वो सारी चीज़ें बेसिकली इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। बेसिकली आपका ये मेंस में भी ये टॉपिक्स आता है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम आपका, ऑब्वियसली पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, वो सारी चीज़ें। उसके बाद आता है इकोनॉमिक। देखो, इकोनॉमिक एंड सोशल, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट। तो अक्सर हमें लगता है कि हार्डकोर इकोनॉमिक्स आएगी या इकोनॉमी आएगी, ऐसा नहीं होता है। जो प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इकोनॉमिक एंड सोशल, ठीक है ना। जो इकोनॉमिक पार्ट है वहाँ पे सोसाइटल पर्सपेक्टिव भी रखा जाता है, ठीक है ना। हम एज अ होल डेवलपमेंट देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं, तो हम सिर्फ एक हार्डकोर कंसेप्ट नहीं पढ़ रहे होते, एज अ मैक्रो लेवल हम पढ़ते हैं। दैट इज़ वाई ये एक रीज़न है कि हम मैक्रो लेवल पे इकोनॉमिक को पढ़ते हैं, और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसे नहीं पढ़ना है। बेसिक चीज़ें हैं ऑब्वियसली, ये सारे जो की टर्म्स हैं, कुछ अलग पैरामीटर्स हैं, कुछ हार्डकोर कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ अलग पैरामीटर्स हैं, वी हैव टू रीड ऑल दोज थिंग्स। इसको ऑब्वियसली आगे मैं बताऊंगा डिटेल में। थोड़ा सा जनरल इश्यूज ऑफ ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, ऑब्वियसली एनवायरनमेंट के रिलेटेड है, जो जो नए रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं, जो कुछ पास्ट में जो स्टैटिक चीज़ें हैं, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, कुछ जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो साथ में जो और भी एक्ट्स हैं रिलेटेड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। और वैसे भी अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इसलिए होता है क्योंकि आपको पता होगा, बहुतों में से आपको पता होगा कि जो हमारा प्रीलिम्स है उसमें जो IFOs है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तो वो उनका भी प्रीलिम्स साथ में होता है। तो दैट इज़ वाई कुछ सालों से जो इसके एनवायरनमेंट के क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। अभी एक मोटा आइडिया दूंगा आपको कि लगभग कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। जनरल साइंस, ऑब्वियसली बेसिक साइंस के कंसेप्ट, साथ में थोड़ा सा साइंस एंड टेक, जो नए नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं इंडिया में और अराउंड द वर्ल्ड, विच इज़ इंपॉर्टेंट टू मैनकाइंड, तो काइंड ऑफ उसमें भी हमें नज़र रखनी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ऑब्वियसली सिर्फ ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर में हम सिर्फ इंडिया से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। मोस्टली जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मैंने कहा ग्लोबलाइजेशन का एरा है, तो यहाँ पर वट एवर इज़ हैपनिंग इन अदर कंट्री विल शो सम इफेक्ट इन आवर कंट्री ऑल्सो। तो कहने का मतलब जो दूसरी कंट्रीज़ में होगा तो यहाँ पर भी होगा। जैसे कि अभी करंटली में रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी स्टॉक मार्केट में यहाँ पे असर देखा जाता है। जो गोल्ड के प्राइस से अप डाउन होते रहते हैं, तो ऑब्वियसली दैट इज़ एन इनडायरेक्ट इफेक्ट। थोड़ी सी अगर मैं एक चीज़ बोलूँ कि मोटा मोटा अगर मैं बताऊँ कि ये जो 7 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना, तो मोस्टली
ट्रेंड एनालिसिस क्या है। वैसे तो ट्रेंड एनालिसिस पे मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा कि पिछले 5 साल में से इन जो सब्जेक्ट्स हैं किस में से कितने क्वेश्चन आ रखे हैं। अगर पिछले 3-4 साल का मैं एक एवरेज बताता हूँ आपको, क्योंकि ऑब्वियसली इट वेरीज, फिक्स नंबर नहीं होता है कि इस साल पॉलिटी में 20 आए तो पिछले साल भी 20 आए होंगे, अगले साल 20 आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इस साल अगर पिछले साल अगर 20 आए हैं तो कभी 18 आए, कभी 25 आए, इट वेरीज, बट काइंड ऑफ थोड़ा सा इंपॉर्टेंस पता चल जाती है सब्जेक्ट्स की। अगर मैं बेसिकली हिस्ट्री की बात करता हूँ, समवॉट वी कैन से 10 to 15 क्वेश्चंस, ठीक है ना। यस, वर्ल्ड ज्योग्राफी ऑब्वियसली थोड़ा सा क्वेश्चंस कम आ रहे हैं ज्योग्राफी से, बट दैट डजंट मीन कि इंपॉर्टेंट नहीं है। यूपीएससी इज अनप्रिडिक्टेबल, तो एनी टाइम ज्योग्राफी क्वेश्चंस कैन स्पाइक, तो वी कैन से अराउंड 10 समथिंग। वैसे तो अराउंड 5-6 आते हैं कभी, तो मैपिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो कई बार हम उसको करंट अफेयर से भी रिलेट कर देते हैं, काइंड ऑफ 10 कह सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आज की डेट में प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से अगर मैं बोलूँ, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एक तो आपका पॉलिटी एंड इकोनॉमी। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर देखा जाए लगभग 20 to 25, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर भी वही 20 to 25 कह सकते हैं, काइंड ऑफ कह सकते हो कि 20 के करीब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं गाइज। एंड अब ये देखिए, यही थोड़ा सा एक पेचीदा मामला है कि कब तक आएंगे ये क्वेश्चन, ये देखने वाली बात है। बट फॉर द पास्ट 3-4 ईयर्स इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इन सेक्शन को मैं कहता हूँ सबसे पहले कंप्लीट करना चाहिए। एटलीस्ट हमारा 40-50% प्रीलिम्स तो अच्छे से टारगेट हो जाए। उसके बाद आता है ऑब्वियसली एनवायरनमेंट। जैसे मैंने कहा, आईएफएस यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाले भी प्रीलिम्स देते हैं सेम, तो इसलिए एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस थोड़े से स्पाइक करते हैं। इट कैन बी 15 to 20, ठीक है ना। एंड करंट अफेयर्स, थोड़ा जनरल साइंस की बात करते हैं। यस, 5 to 10 थोड़े से कुछ 4-5 हार्डकोर कंसेप्ट आ गए फिजिक्स से रिलेटेड, और थोड़ा केमिस्ट्री के एक आध कंसेप्ट्स, और बाकी जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, नए इवेंट्स हैं। एंड लास्ट इज करंट अफेयर्स। देखो, करंट अफेयर्स बहुत फ्लक्चुएट करता है। इट समटाइम्स इट कैन कम टू 40 क्वेश्चंस। कभी 2015 की बात करें 40 क्वेश्चंस आए थे, और करंट ये नहीं, पिछले साल की बात करते हैं 2021 में अराउंड 8 to 10 क्वेश्चंस आए थे। एंड उससे पहले 15 to 20, तो इट रियली फ्लक्चुएट्स, ठीक है ना। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कम से कम इतना तो कह सकते हैं कि मिनिमम 10 क्वेश्चंस तो आएंगे, बट इस बार बहुत कम आए थे, मिनिमम 10। तो मैं इतना तो नहीं कहूँगा कि सिर्फ इतने कम आएंगे, बट येस, वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम 20 to 30, ठीक है ना। 20 to 30 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं करंट अफेयर से, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ऑब्वियसली स्टैटिक हो सकते हैं नेचर में, बट जो कि वो करंट में थे, यानी कि न्यूज़ में थे इनिशियली, एंड दैट इज़ वाई वो क्वेश्चन है। तो ये बहुत ही चीज़ें सोचने वाली। देखो, हो सकता है कि अगर हम WHO की बात करें या फिर यूनाइटेड नेशंस की कोई एक कोई ऑर्गन है, उससे रिलेटेड मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, हो सकता है वो स्टैटिक नेचर में हो, कि यानी कि जो उसके ऑप्शंस हैं प्योरली स्टैटिक बेस्ड हैं। बट द थिंग इज़, क्योंकि वो ऑर्गन शायद वो इंस्टीट्यूशन न्यूज़ में था, यानी कि वो करंट में था, एंड दैट इज़ वाई उससे क्वेश्चन आया। तो ये थोड़ा सा ऐसा भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो आते हैं मुद्दे पे, ठीक है ना। तो असली खेल यहाँ पर है। आपने सोचा होगा कि बस उतना ही है, बट उतना नहीं है। अब बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। मैंने कोशिश करी कि जितना मैं इसको कम कर सकता मैंने उतना किया, क्योंकि माइक्रो एनालिसिस अगर करने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा है, बहुत डिटेल में। अगर मैं बोलूँ कि ठीक है, जैसे हमने कहा था कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है ना। एंशिएंट की बात करते हैं, ठीक है। एंशिएंट, अगर मैं एंशिएंट में फॉर एग्जांपल बुद्धिज़्म पे जाऊँ, बहुत डिटेलिंग है। बुद्धिज़्म के भी अपने 2 टाइप्स हैं, उनका भी एवोल्यूशन है, उनका ओरिजिन है, उनके लीडर्स, ठीक है ना, उनका जो तरीका है, सब डिफरेंट है। तो अगर उतना मैं यहाँ पे लिखने बैठा, वो थोड़ा सा ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि एंशिएंट में हम किन चीज़ों को हमें ज़्यादा ध्यान देना है। ऑब्वियसली प्री हिस्टोरिक, IBC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, बुद्धिज़्म, जैनिज्म, महाजनपदास, मौर्यन एम्पायर इंपॉर्टेंट है, अशोक का इंस्क्रिप्शन आ जाता है कई बार क्वेश्चन, इनफैक्ट बहुत बार आ रखा है। एंड उसके बाद पोस्ट मॉडर्न, ठीक है ना, एवोल्यूशन ऑफ जातीज, डिफरेंट रिलीजन्स, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। एंड उसके बाद गुप्ता पीरियड एंड देयर डिसेंडेंट्स, एंड लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स एंड इकोनॉमी। ये थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि हाँ, एंशिएंट के अंदर थोड़े मैक्रो टॉपिक्स हैं, इनके भी ऑब्वियसली माइक्रो टॉपिक्स हैं, बट कह सकते हैं कि येस, दीज आर सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन जिनको हमें और अच्छे से पढ़ना है, और ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स में ऐसे आते हैं। अदरवाइज वैसे अगर हम और माइक्रो डिटेलिंग करने जाएँ तो बहुत ज़्यादा टॉपिक्स होते हैं, बट आई थॉट कि इसको जितना मैं लिमिटेड रखूँ। मेडिवल ऑब्वियसली
मेडिवल में देखो ये तो फिर भी ठीक है, जो देखा जाए तो काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बट अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करता हूँ, विजयनगर एम्पायर एंड उसके बाद जो अर्ली मुगल है, स्पेशली अकबर का पार्ट। अर्ली मुगल में अकबर का पार्ट हो गया और लेटर मुगल में आपका थोड़ा सा औरंगजेब कह सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि ऑब्वियसली अर्ली मेडिवल इंडिया, मेजर डायनेस्टीज, ठीक है ना। उसके बाद जैसे कि छोलाज एंड अदर साउथ इंडिया किंगडम्स, 13 to 15 सेंचुरी जो की पॉइंट्स हैं आपके, जैसे कि दिल्ली सल्तनत आता है, इसी में आता है खिलजी, स्लेव, लोधी, तुगलक। ये डायनेस्टीज़ हैं, इनको डिटेल में नहीं पढ़ना, जस्ट इनके मेजर लीडर्स और उनके क्या अचीवमेंट थे, इतना बहुत आइडिया लेना चाहिए। सारी डिटेलिंग में हमें नहीं पढ़ना, बस एक आइडिया होना चाहिए आपको। भाई ये बस सिलेबस का मैंने एनालिसिस का मतलब ये है कि आपको एक आइडिया हो जाए कि भाई मेडिवल में होता क्या है, ठीक है ना। अभी अगर किसी से पूछो भाई बताइए सिलेबस क्या है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। अच्छा हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। अब यहाँ से अगर किसी को पूछे मेडिवल में क्या है, मेडिवल में होगा शायद आपका मुगल हो सकता है, बस मुगल से ज़्यादा और किसी को नहीं पता, बट थोड़ा इनका आइडिया होना चाहिए। जैसे कि दिल्ली सल्तनत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद ये डायनेस्टीज है, विजयनगर एम्पायर, हर साल क्वेश्चन आता है विजयनगर एम्पायर से, हर साल। अभी भी आप PYQ उठा के देख लो, विजयनगर एम्पायर हर पेपर में आपको दिखेगा, ठीक है ना। मुगल से रिलेटेड हर अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो किंगडम है, आता है एक क्वेश्चन, हर साल आता है क्वेश्चन, ठीक है ना। मराठास एंड अदर इंडियन स्टेट्स, लेटर मुगल नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट इनका डिक्लाइन कैसे डिक्लाइन हुआ था थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मॉडर्न की। ऑब्वियसली मॉडर्न में मोस्टली इट इज़ इंडियन नेशनल मूवमेंट, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके बाद तो बस वही था कि छोटे छोटे मूवमेंट्स थे, फिर कुछ बड़े मूवमेंट्स हुए, गांधी जी के मूवमेंट्स थे, जो हमारे और नेशनल लीडर्स हैं उनके अलग अलग मूवमेंट्स हैं, तो वो तो सब थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अलग अलग फेजेस में भी हुए थे ऑब्वियसली, ठीक है ना। जैसे कि एडवेंट ऑफ यूरोप, स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली कैसे यूरोपियंस आए, तो अलग अलग कंट्री से आए, पोर्चुगीज़ आए, उसके बाद आपके ब्रिटेन से आए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं एंड कहाँ कहाँ पर उन्होंने अपना राज के, ब्रिटिश का एक्सपेंशन कैसे एक्सपेंशन हुआ था, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स आए और 1-2 साल में या 40-50 साल में, इट टुक ईयर्स, ठीक है ना। पहले एज अ कंपनी आए, बट लेटर फिर जो एज अ रॉयल, जो उनका जो पूरी पावर है, तो एज अ वो कंट्री फिर उन्होंने राज किया, ठीक है। इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश राज, ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारी क्या इकोनॉमिक थी, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आएगा इसे पढ़ने में। कि बहुत से आप में से नहीं पता होगा कि क्या कंडीशन होती थी। तो मैंने यही कहा था कि जब थोड़ा सा समझ के पढ़ोगे ना, अंडरस्टैंडिंग या समझ, थोड़ा सा मजा लेके पढ़ोगे, तो एज ए स्टोरी पढ़ोगे बहुत मजा आएगा। एंड स्पेशली दिस टॉपिक कि भाई हमारा जो इकोनॉमिक और जो प्रेजेंट सिनेरियो था, यानी जो कंडीशन थी उस वक्त कैसी थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे, एंड व्हेन यू रीड दिस यू लव इट। एडमिनिस्ट्रेशन बिफोर 1857 से पहले क्या था, बाद में क्या था। पहले ऑब्वियसली कंपनी रूल, रिवोल्ट ऑफ 1857 जहां से कि असली फ्रीडम की लड़ाई स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। ये ऑब्वियसली ये जब हम पढ़ेंगे तब अच्छे से करेंगे। पीस एंड ट्राइबल सॉरी छोटे मोटे जो हुए थे, मूवमेंट्स हुए थे, वो सारी चीज़ें, इंडियन नेशनल मूवमेंट, डिफरेंट फेजेस लाइक आई मेंशन, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, जैसे एक्ट्स हो गए, चार्टर एक्ट, काउंसिल एक्ट, फिर GOI एक्ट, अलग अलग एक्ट है। तो हर एक्ट का, और जैसे कि लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर है, मैंने कहा था जैसे थोड़ा इंटरकनेक्टेड है, तो लक्ष्मीकांत के पहले चैप्टर में ही ये एक्ट्स डिटेल में दे रखे हैं, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो बेसिकली ये है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है ना। हाँ, एक और चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया। बेसिकली अगर इंडियन कल्चर की बात करते हैं तो यस, वैसे तो जो इंडियन कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर, हमारा मेंस का ज़्यादा टॉपिक है, मेंस में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। बट अगर यहाँ की हम बात करें तो थोड़ा आर्किटेक्चर ऑब्वियसली मोस्टली आप मेडिवल में देखेंगे, स्पेशली हमारा मुगल जो पूरा एरा है वहाँ पे आर्किटेक्चर देखेंगे। अलग अलग जो किंगडम्स हैं क्या आर्किटेक्चर था, स्कल्पचर, पेंटिंग एंशिएंट में आपको दिखेगा, म्यूजिक, डांस एंशिएंट में। तो कहने का मतलब अगर मेडिवल एंशिएंट भी आप अच्छे से पढ़ते हो, 50% आर्ट एंड कल्चर आपका वैसे ही कवर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, यस अगेन थोड़ा सा ये भी कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे तो थोड़ा सा यही लगता है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी इज समथिंग थोड़ा सा, हाँ मेहनत करनी पड़ेगी। स्टैटिक पोर्शन है, बहुतों को बोरिंग लग सकता है, बट वंस अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे बहुत मजा आएगा। ज्योग्राफी की बात करते हैं, ठीक है, पूरा आप पढ़ लीजिए। 2 तरह के हैं, इंडियन एंड वर्ल्ड, सिंपल सी बात है। इंडिया में क्या क्या पढ़ना है, ऑब्वियसली इंडिया में हमने फिजिकल भी पढ़नी है, पॉलिटिकल भी पढ़ना है। फिजिकल में हमारा रिवर सिस्टम क्या है, कहाँ से हिमालय एंड ऑल दोज थिंग्स। जैसे कि लोकेशन में कई बार ये पूछा जाता है क्वेश्चंस कि
आप अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं तो कितने स्टेट्स को आपको पार करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत बेसिक होते हैं, बट ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि हर एक स्टेट मतलब कैसे अलाइंड है, ठीक है, अपनी कंट्री के बारे में इतनी बेसिक चीज़ तो पता होनी। फिजिकल फीचर्स में ऑब्वियसली हिमालयस कहाँ कहाँ से पास होता है, प्लेन्स कहाँ पर है, प्लेट्यू कहाँ पे है, रिवर सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से तो क्वेश्चन आते ही आता है, रिवर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम बेसिकली, ठीक है ना। उसके बाद क्लाइमेट, मानसून ज़्यादा वो नहीं है, मानसून के बारे में थोड़े पढ़ेंगे कि क्या कब मानसून स्टार्ट होता है, कब खत्म होता है, क्या क्या विंड्स हैं एंड करंट्स का क्या फ्लो रहता है, वो सब चीज़ें। मिनरल इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा टेंशन नहीं है, बस मेजर मोटा मोटा रहना आपको आइडिया होना चाहिए कि किस स्टेट में कौन सी मिनरल ज़्यादा पाई जाती है एंड कहाँ पर कौन सी इंडस्ट्री है एंड ऑल दोज थिंग्स। एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी, ऑब्वियसली ये वाला आप हम इकोनॉमी में भी पढ़ेंगे। मैंने कहा कि एनसीईआरटी इज इंटर रिलेटेड, तो दिस विल स्टडी दिस ऑल्सो इन इकोनॉमी, बट ऑब्वियसली एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़, जैसे कि अलाइड एक्टिविटीज़ क्या होगी, जैसे कि आपका लाइफ स्टॉक हो गया, आपका माइनिंग हो गया, आपकी जैसे कि फॉरेस्ट्री हो गया, उसके बाद आपकी फिशिंग हो गया, ये सारी एलाइड एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है ना। नेचुरल वेजिटेशन, ऑब्वियसली सॉइल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ेंगे, रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल, उसके बाद लेटरेट सॉइल एंड उसके बाद ब्लैक सॉइल, वो सारी चीज़ें। इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, यस थोड़ा बहुत आइडिया रखेंगे कहाँ कहाँ पे हाईवे होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, वो सारी चीज़ें। इकोनॉमिक पॉपुलेशन, ठीक है। उसके बाद आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी। अगेन इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। यस जैसे मैंने एक चीज़ कही थी, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं कि लैटिट्यूड कहाँ से पास होता है, लॉन्गिट्यूड कहाँ से पास होता है, इक्वेटर कहाँ से पास होता है, प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच टाइम, ऑब्वियसली अपने अर्थ के बारे में, इंटीरियर, अर्थ क्रस्ट, वो सारी चीज़ें, यूनिवर्स, बेसिकली ये कुछ फीचर्स हैं, ठीक है ना। जैसे कि ऑब्वियसली जैसे कि जो नेचुरल जो फिनोमिनाज हैं, अर्थक्वेक, सुनामी, इनके बारे में भी ऑब्वियसली, साइक्लोन, हम आइडिया लेंगे, बेसिक आइडिया, क्यों क्वेश्चन आ जाता है। टू बी फ्रैंक क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी में डायरेक्ट कि साइक्लोन है, कैसे साइक्लोन अकर करता है, मोस्टली कौन कौन से ऐसे रीजन हैं पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे जो साइक्लोन प्रोन है और कैसे उससे प्रिवेंट किया जा सकता है। एग्जाम्पल सुनामी भी क्वेश्चन आ सकता है, अर्थक्वेक भी आ सकता है, ठीक है ना। वॉल्केनिक एक्टिविटी, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, फिल्म्स में भी आ जाता है कि रिसेंटली ये वॉल्केनो, इस नाम का वॉल्केनिक इरप्शन कहाँ पे हुआ है, या फिर ऐसा आ सकता है कि इस कंट्री में कोई वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो नाम क्या है उसका, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। क्लाइमेटोलॉजी, ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इन डिटेल, ठीक है ना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैपिंग, ऑब्वियसली मैपिंग के लिए मैंने बोल रखा है कि एटलस होनी चाहिए आप लोगों के पास। स्पेशली हम फिजिकल, इंडिया का फिजिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वर्ल्ड की बात करते हैं, वर्ल्ड में ऑब्वियसली सीज, ओशंस एंड थोड़ा जो कॉन्टिनेंट्स हैं, आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, एंड इंडिया की जो बाउंडिंग कंट्रीज़ हैं, किसका हमारा किसके साथ बॉर्डर ज़्यादा है, कम है, इतना आइडिया तो बेसिक होना ही चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड किया है। उसके बाद करते हैं इंडियन पॉलिटी, दिस इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। आई थिंक इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, स्पेशली पॉलिटी है मेरे फेवरेट है, एंड इसमें इसी से मैं स्टार्ट करूँगा एंड आई एम श्योर इसका मैं आपको बहुत ज़बरदस्त बता दूंगा। वैसे तो सबका ही बताऊंगा ऑब्वियसली, बट दिस इज़ समथिंग जो कि ऑब्वियसली बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन भी आती है, कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं, बट आज की डेट में अगर फिल्म्स में बोले 20 to 25 क्वेश्चंस, कोई मजाक बात नहीं है, सच बता रहा हूँ। जिस हिसाब से कट ऑफ जा रही है आज की डेट में फिल्म्स में, कितनी जा रही है कट ऑफ, 90 to 100, और अगर यहाँ आपके 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, 25 में से आंख बंद करके चलो 20 तो सही कर सकते हो, 5 क्वेश्चन टफ भी आते हैं, 40 नंबर, लगभग हम कह सकते हैं कि 40-50% तो आपका यही सेक्शन दे रहा है, और ये बहुत स्कोरिंग है। एक बुक आपको मात्र पढ़नी है अच्छे से एंड यू विल कवर ईच एंड एवरीथिंग, तो दैट इज़ वाई ऑब्वियसली प्रेम्बल, फीचर्स, एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो 3 साल लगे थे बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, क्या क्या प्रोसीजर था, अलग अलग कमिटीज़ क्या थी, क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, हमारी जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, वो सारी चीज़ें। शेड्यूल्स, ऑब्वियसली अलग अलग शेड्यूल्स हैं बेसिकली। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिटेल में पढ़ना है, शेड्यूल, एक्ट्स, आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स, वो सारी चीज़ें बेसिकली। बेसिक आइडिया, background, salient features, yes, we'll all be reading this. Again, fundamental right important, DPSP, FD, बेसिक कुछ टर्म्स हैं, इनको हम डिटेल में जब पढ़ेंगे, ये सब इसके अंदर हमें डिटेल पढ़ना है। जुडिशरी, ऑब्वियसली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उनके थोड़े जजेस का क्या क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, वो सारी चीज़ें। यूनियन, स्टेट,
एंड यूटी ऑब्वियसली यूनियन के क्या बेसिकली क्या पावर्स हैं, स्टेट के क्या पावर है, यूटी क्या उनके अलग से रूल्स हैं। एमरजेंसी, 3 एमरजेंसी होती है जैसे आपको पता है, फाइनेंशियल, स्टेट, नेशनल। स्टेट सेंटर रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टेट सेंटर के बीच में टसल चलती रहती है, स्पेशली पानी को लेकर, है ना। पंचायती राज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जो है, ऑब्वियसली यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको भी पता है देखो इंडिया में ज़्यादातर 69-70% के करीब लोग रूरल एरिया में रहते हैं, एंड दैट इज़ वाई हमारा फोकस भी वैसा ही होना चाहिए, ठीक है ना। ट्रिब्यूनल्स, प्रोविजंस, SC/ST एक्ट्स, अलग अलग तरह के एक्ट हैं, क्या सेफ गार्ड मेजर्स हैं, वो सारी चीज़ें। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डायनेमिक सब्जेक्ट है, यहाँ पे करंट अफेयर्स का अच्छा खासा रोल होता है, एंड विल बी स्टडिंग इट इन डिटेल, ठीक है ना। तो बेसिकली ये सारा है, आई डोंट थिंक सो इसमें ज़्यादा दिक्कत आएगी, बिकॉज एक तो इसमें रिसोर्सेज भी बहुत लिमिटेड है, एंड एक ही किताब है, उसको अच्छे से पढ़ना है, लक्ष्मीकांत, खत्म बात। ज़्यादा इसमें टेंशन होनी नहीं चाहिए, बाकी जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। देखो इकोनॉमिक इज समथिंग, ये ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ इकोनॉमिक्स ही पढ़नी है कि हार्डकोर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे, नहीं, यहाँ पर एक की एलिमेंट ऐड हो जाता है, वो है सोशल पर्सपेक्टिव। जो भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, देखो आज की डेट में एक सिंपल सी चीज़ ये है कि यार इकोनॉमी क्या है, मतलब थोड़ा फाइनेंस से रिलेटेड हो गई चीज़ें, तो मोस्टली यही देखा जाता है कि एक मान लीजिए एक एरिया है, एक सोसाइटी है, तो वहाँ पर कैसा डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, क्या क्या नए मेजर्स एक गवर्नमेंट ले रही है ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके। भाई अगर हर किसी के पास पैसा है तो वो एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, अगर अच्छी लाइफ जी रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेट भी करेंगे, जो जोग्राफिकल बैरियर्स हैं वहाँ पे भी दिक्कत नहीं आएगी, और जो हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स फेस करते आ रहे हैं वो भी नहीं होगा। तो काइंड ऑफ इकोनॉमी इज समथिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसीलिए सोशल डेवलपमेंट यानी सोसाइटल जो एक की टर्म है उसको ऐड कर दिया गया, तो बेसिकली ये साथ में आता है। तो सिंपल चीज़ है, एक चीज़ तो ये है कि बेसिक कंसेप्ट्स, ऑब्वियसली नेशनल इनकम, अलग अलग कर्व्स हो गए जैसे फिलिप कर्व, लॉरेंस कर्व, फिर जैसे GDP, GNP, ये सारे जो कुछ कंसेप्ट्स हो गए, एक तो हार्डकोर कंसेप्ट्स हम पढ़ेंगे ताकि ऑब्वियसली इकोनॉमिक की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। सेकंड थिंग, कुछ की टर्म्स होते हैं जैसे इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, बाकी नीचे इसी से रिलेटेड जैसे कि पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, अलग अलग तरह की एम्प्लॉयमेंट होती है, ठीक है। एंड उसके बाद ऑब्वियसली प्लानिंग, जैसे कि 5 ईयर प्लान पहले आते थे उनको भी पढ़ेंगे, हालांकि वो जो प्लानिंग कमीशन है वो नीति आयोग से चेंज हो गई है, वो सारी चीज़ें। ओपन इकोनॉमी यानी कि ट्रेड, ऑब्वियसली जैसे कि LPG का एरा है, तो जैसे नई 1991 में जो नई इकोनॉमिक पॉलिसीज आई थी, जब आप NCERT पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया की कितनी बुरी हालत हो गई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, एंड लेकिन वहाँ पर भी अगर हम अपनी इकोनॉमी को खोलते नहीं तो दिक्कत आ जाती। वहाँ पे फिर हमने लोन लिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, फिर अपनी इकोनॉमी को खोला, ट्रेड थोड़ा सा जो बैरियर्स है उनको बंद किया, यानी बैरियर्स को रिमूव किया, जिससे ऑब्वियसली लिबरलाइजेशन जिसे कहते हैं, और उसके बाद फिर जैसे कि प्राइवेटाइज करना स्टार्ट किया, ठीक है ना। थोड़ी सी जो उस वक्त क्या स्टेट ओन था, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें स्टेट ओन थी, फिर धीरे धीरे चीज़ों को प्राइवेटाइज करना स्टार्ट किया, तो वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, UN, ये सारी चीज़ें, और उसके बाद है कंसेप्ट एंड स्कीम्स। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो कंसेप्ट्स हैं, स्कीम्स हैं, स्कीम्स बहुत सारी से रिलेटेड होती हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ये भी बहुत ज़्यादा डायनेमिक सब्जेक्ट है, एंड 50% मिनिमम यहाँ से करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, दैट इज़ वाई। उसके बाद हम बात करते हैं, आई थिंक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी हमने कवर कर दिया है। अब 2 ही और टॉपिक बचे हैं। देखिए एनवायरनमेंट में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। एक बात बोलता हूँ, एनवायरनमेंट में अगर हम 2 चीज़ें देखें, पहला तो हो गया है स्टैटिक। स्टैटिक इज़ वेरी कॉमन कि भाई इसमें ज़्यादा टेंशन वाली बात भी नहीं है, कुछ सेलेक्टेड नोट्स आप पढ़ोगे, कुछ कंसेप्ट आप समझोगे, कुछ चीज़ें आप याद करोगे, स्टैटिक आपका वैसे ही कवर हो जाएगा। दूसरा है डायनेमिक। यस, ये भी बहुत डायनेमिक होता है, स्पेशली नई स्पीसीज जो फाउंड हुए हैं, नेशनल पार्क हो गया है, कुछ नए एक्ट्स या कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स, या फिर कुछ नए प्रोविजंस जो कि इंटरनेशनल लेवल पे लिए जा रहे हैं या फिर नेशनल लेवल पे लिए जा रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, एनिमल प्लांट डाइवर्सिटी, कंसेप्ट ज़्यादा कुछ देखो ऐसा है नहीं। ऑब्वियसली कोरल रीफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ इसमें देखो ये थोड़ा सा बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस है यहाँ पर, ठीक है ना। एनवायरनमेंट इज समथिंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है,
बट हमारा सिंपल फोकस ये रहेगा कि हम थोड़ा इसमें कंसेप्ट पे फोकस रखेंगे। जो स्टैटिक पोर्शन है ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको ऑब्वियसली इसमें व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ कि शायद इसमें प्रॉपरली मैं अलग से नोट्स बनाऊं, क्योंकि अलग से एज सच ऐसी एक कोई बुक नहीं आती है एनवायरनमेंट के लिए कि आप वो पढ़ो और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ऐसा नहीं होता है। मोस्टली अपडेटेड लेनी पड़ती हैं, ठीक है ना। टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, इकोसिस्टम, न्यूट्रिएंट साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल क्वेश्चन आता है हर साल। बेसिक चीज़ें, लैंड, फॉरेस्ट, सॉइल, एनर्जी, रिसोर्सेज, यस, पॉल्यूशन, एयर वाटर, रेडियो एक्टिव, ये सारी बेसिक सी चीज़ें। क्लाइमेट चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लॉज, उसके बाद ऑब्वियसली लॉज है, नए जो चेंजेस हो रहे हैं, जैसे मैंने कहा था रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, एक्ट्स, पॉलिसीज, EIA, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जैसे कि देखा जाता है कि कोई एक्टिविटी अगर हो रही है तो उसका कितना इम्पैक्ट हो रहा है एनवायरनमेंट में, बेसिक वो सारी चीज़ें। तो बेसिकली रिसेंट डेवलपमेंट्स, तो एनवायरनमेंट में मोस्टली यही है कि ज़्यादातर करंट अफेयर्स हैं, यानी कि जो करंट हैपनिंग्स हो रही है वो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एनवायरनमेंट की बात करें तो यस, आई कैन से 75% के करंट, ये जो 75% के करीब है, ये सब्जेक्ट इज़ क्वाइट डायनेमिक इन नेचर। तो मोस्टली करंट अफेयर्स इसमें हमें ध्यान देना है। बाकी जो 20-25% है दैट वुड बी स्टैटिक, और वो भी इतना ज़्यादा हाई लेवल का नहीं आता है, वो थोड़ा बेसिक ही आता है। सो नो नीड टू वरी। एंड देन लास्ट इज जनरल साइंस। देखो जनरल साइंस में दो चीज़ें होगी बेसिकली, जनरल साइंस प्लस साइंस एंड टेक। अब यहाँ पर बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न आती है, डाउट भी आता है। मैं एक चीज़ आसानी से बताता हूँ आपको। जनरल साइंस में एक तो कुछ बेसिक कंसेप्ट हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, ठीक। अगर मैं बोलूँ 6 to 10 NCERTs अगर आप थोड़े गो थ्रू करेंगे मोटा मोटा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। बेसिक कंसेप्ट्स, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली कि यहाँ पर साइंस एंड टेक भी है। ऑब्वियसली जो साइंस है और उसके जो नए नए टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हो रही हैं, नए नए जो इवेंट्स हैपन हो रहे हैं, जो ऑब्वियसली नए नए चीज़ें आ रही है मार्केट में, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वर्ल्ड में हो, ऑब्वियसली इट इज़ हेल्पफुल टू मैनकाइंड। तो हमें उसका आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। चाहे वो स्पेस से रिलेटेड हो, IT एंड कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, नैनो टेक्नोलॉजी एक तो ऑब्वियसली आजकल थोड़ा नया है मार्केट में, नैनो टेक्नोलॉजी, जीन, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है ना। डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली, जैसे DRDO, इसरो, इन पे भी हमें नज़र रखनी है, इनके क्या क्या नई क्या क्या मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं, नए नए कौन कौन सी चीज़ें ये मार्केट में ला रहे हैं, तो इनका हमें आइडिया होना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी ऑब्वियसली, बायोलॉजी की बात करते हैं, सेल, जेनेटिक, रेस्पिरेटरी सिस्टम। बायोलॉजी के लिए तो बहुत आसान है, 12th क्लास की बायोलॉजी के लास्ट 4 चैप्टर्स एंड बायोलॉजी का पूरा सेक्शन, इन नॉट जस्ट बायोलॉजी, आपका थोड़ा एनवायरनमेंट का भी पोर्शन अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी बेसिक सी चीज़ें हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने कोशिश करा इसको और माइक्रो डिटेलिंग करने का सिलेबस को। ऑब्वियसली वैसे ये नहीं है कि सिर्फ इतने ही हम पढ़ेंगे सफिशिएंट है, बट दिस इज समथिंग, ये जो मैंने आपको दिखाया इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द सिलेबस, ठीक है। वैसे अगर आप डिटेलिंग में जाओ तो शायद स्पेस का ही, या फिर अगर आप नैनो टेक्नोलॉजी की डिटेलिंग करने जाओ तो शायद इसके भी अपने में ही एक दो 3 पेज तो अलग से अपने में आ जाएंगे। बट इतना भी माइक्रो डिटेलिंग नहीं करना। यू शुड रिमेंबर वन थिंग, वी आर टारगेटिंग फॉर जर्नलिस्ट एग्जाम, तो हमें हर चीज़ का आइडिया होना चाहिए, ज़्यादा डीप नहीं जाना है, बस एक थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ताकि अगर एग्जाम में आए तो हम उस क्वेश्चन को टैकल कर सकें, ठीक है। तो दिस इज योर प्रीलिम्स एनालिसिस। आई होप आपने देख लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं देखा तो फिर से आप रिपीट करके देख सकते हैं। तो दैट्स इट गाइस, और यही है हमारा फिल्म्स एनालिसिस। और इसके बाद अब वीडियोस आएंगे, थोड़ा सा मैं PYQs फिल्म्स के थोड़ा आपको ओवरव्यू दूंगा, एंड दैट इज़ इट। फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के लिए।